नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये जो क्लास है थंबनेल आपने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड सरकार लागू करने जा रही है। बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और मुस्लिम समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हालांकि उसका विरोध क्रिश्चियन, पारसी से भी कुछ विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय से उठ रहे हैं। तो ऐसा क्या है उसमें कि वो विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध करना जायज़ है, क्या विरोध करना ठीक नहीं है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, संविधान क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, और इसके अलावा कौन कौन से डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, उन सब पर पूरी बातचीत हम करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चर्चा किस पर होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता इसे हिंदी में कहते हैं। ये क्या है? तो सिंपल सा इसका जो मतलब है ना, एक लाइन में, वो ये है कि सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून। तो आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये बताइए कि क्या सबके लिए कानून समान नहीं है? तो मैं कहूँगा समान है। तो फिर आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, आवश्यकता क्यों है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम क्यों ला रहे हैं? देखिए, दो प्रकार के विवाद होते हैं। एक तो फौजदारी विवाद होता है और इसके लिए जो है क्रिमिनल लॉ होता है। क्या होता है? क्रिमिनल लॉ होता है। और दूसरा जो विवाद होता है वो सिविल होता है, और इसके लिए सिविल लॉ होता है। अब इसमें भी कई कैटेगरी हैं, सिविल लॉ में भी कई कैटेगरी हैं। तो जैसे कोई किसी का सर फोड़ दिया, कोई किसी को जान से मार दिया, किसी ने जो है बलात्कार किया या कुछ भी चोरी किया, डकैती किया, तो वो सब किस में आएंगे? फौजदारी मामले में आते हैं, क्रिमिनल लॉ में आते हैं। तो क्रिमिनल लॉ में कोई भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए समान कानून है। अगर किसी सलीम ने किसी की हत्या की है तो 302 की धारा उसके ऊपर लगेगी। अगर किसी रमेश ने किया है तो उसके ऊपर भी वही धारा लगेगी, यानी कि कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब मामला सिविल का हो, और सिविल में भी कौन से मामले? विवाह, तलाक, संपत्ति हस्तांतरण, ऐसे विवाद जब होते हैं तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आपका मुस्लिम दोस्त है तो उसे 4 विवाह करने की आज़ादी है। कितनी? 4 विवाह करने की आज़ादी है। लेकिन हिंदू धर्म में आपको सिर्फ 1 विवाह करने की आज़ादी है। अगर आपको दूसरा विवाह करना है तो पहले आपको अपनी पहली पत्नी से उसकी मर्जी से तलाक लेना होगा, उसके बाद ही आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म में विवाह का नियम क्या है कि आप सिर्फ 1 विवाह कर सकते हैं, और अगर दूसरा करना चाहते हैं तो उसमें आपकी जो पहली पत्नी है उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, यानी कि वो तलाक आपको दे दे, उसके बाद आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। इस्लाम में क्या है? 4 विवाह आप कर सकते हैं। इसके अलावा तलाक को लेकर के तो इस्लाम में क्या है? तलाक का नियम पुरुषों का पूरा अधिकार है। दिमाग खराब हुआ, रोटी कच्ची मिल रही है, या कोई छोटा मोटा बहस हो गया, तलाक दे दिया। हालांकि ट्रिपल तलाक को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, उस पर उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है कि अगर कोई ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये गलत है कहना, क्योंकि तलाक ख़त्म नहीं हुआ है और ट्रिपल तलाक भी ख़त्म नहीं हुआ है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया, जिसे तलाक़े बिद्दत कहा जाता है। यानी कि अगर कोई एक बार में ही तलाक 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 बोल करके अपनी पत्नी से अपना
जो है रास्ता ख़त्म करना चाहता है, तो इसको गवर्नमेंट ने बैन किया है। 3 तलाक जब आप बात करते हैं, और जिस 3 तलाक को अभी मोदी सरकार ने बैन किया है, यानी कि इस पर प्रतिबंध लगाया है और इसको प्रैक्टिस करने पर इसे एक क्रिमिनलाइज किया गया है। ये जो तलाक है ना, तलाक़े बिद्दत है। तलाक़े बिद्दत का मतलब होता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यानी कि 3 बार तलाक बोल करके फुर्सत ले लो। तो इसको सरकार ने कहा यह गलत है, लेकिन उसके बावजूद अभी 3 तलाक जैसी व्यवस्था इस्लाम में है और इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ये जो 3 तलाक है ये तुरंत से नहीं बोली जाती है, इसमें टाइम लिया जाता है। एक व्यवस्था है जिसमें तलाक एक बार बोला गया, फिर 1 महीने बाद बोला जाएगा, फिर अगले महीने बाद बोला जाएगा। दूसरी व्यवस्था ऐसी है कि यदि आज तलाक बोला गया है तो 3 महीने बाद तलाक बोला जाएगा, तो विवाह विच्छेद हो जाता है। तो तलाक के नियम अलग हैं। हिंदू धर्म में क्या है कि एक वकील आप लेंगे, सिंपली दोनों लोग चाहते हैं तलाक लेना, आपने एफिडेविट दिया, कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए कि हम दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं, कोर्ट ने कहा ठीक है जाओ ना, क्या दिक्कत है। तो ये हिंदू धर्म में होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफ्रेंशिएट आपको नज़र आ रहा है इस्लाम के तलाक की व्यवस्था में और हिंदू के तलाक की व्यवस्था में। इसी प्रकार जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है, यानी कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपको हिस्सा मिलेगा, बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटों को कितना हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये नियम जो हैं सभी धर्मों के लिए अलग अलग हैं। ईसाई के लिए अलग हैं, पारसी के लिए अलग हैं, मुसलमान के लिए अलग हैं। तो इन्हीं सारे नियमों को अगर एक कर दिया जाए, सबके लिए एक ही नियम लागू हो जाए, तो इसे आप कहेंगे समान नागरिक संहिता। अगर सभी के लिए क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ समान हो जाएं, तो इसी को कहा जाएगा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये कोई नया विषय नहीं है, इस पर आए दिन चर्चा होती रहती है। अभी 1 साल या 1.25 साल पहले केंद्र सरकार इस मूड में दिख रही थी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बिल ले आएगी, ऐसा लग रहा था। चर्चा खूब हुआ, उस पर खूब विमर्श हुई, उसके बाद में ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए इसका राजनीतिकरण भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये जनसंघ के बारे में अगर आप नहीं जानते जान लीजिए। जो वर्तमान में आपको भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, इसकी ये पैतृक पार्टी, यानी कि शुरुआत में जनसंघ के नाम से ही ये पार्टी थी, जो बाद में मर्ज होकर के भारतीय जनता पार्टी के रूप में नई पार्टी बन गई थी। तो जो इनका कोर एजेंडा था जिससे जनसंघ ने अपनी राजनीति स्टार्ट की थी, उसमें एक तो था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, वहीं पर जाकर के मुखर्जी जो है उनकी हत्या कर दी जाती है जेल में, और नारा दिया जाता है जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उनका था वो था श्री राम मंदिर, जन्मभूमि अयोध्या। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा उनका था वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वो अपने 2 में सफल हो गए। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार में वो दोनों काम होते हुए दिखाई पड़े आपको। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी पूजा अर्चना स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया था। अब एक कोर एजेंडा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये बाकी बचा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जनसंघ, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इन सब का जो एक एजेंडा था उसे धीरे धीरे लाने का प्रयास हो रहा है। अब ये जो चर्चा का विषय इसलिए हो गया क्योंकि कल यानी कि 24 मार्च को 24 मार्च को, आज जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 25 मार्च है, 24 मार्च को उत्तराखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बने जो है पुष्कर सिंह धामी ने जब पहली कैबिनेट बैठक की, तो उन्होंने इस बात का घोषणा किया कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। किसका? एक कमेटी का गठन कर रहे हैं जो ड्राफ्ट तैयार करेगा। किसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगा। और जैसे ही ये बात मीडिया में पहुंची, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहस तेज हो गई और फिर से ये चर्चा लंबी चलने वाली है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई, कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस पर अपना विरोध जताना स्टार्ट कर दिया। उत्तराखंड में करीब
14% के आसपास मुस्लिम आबादी निवास करती है। तो इस कानून का असर उनके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये समझते हैं कि इसका कानूनी पहलू क्या है, संवैधानिक पहलू क्या है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ला कमीशन का इस पर क्या जो है दलील है, कोर्ट्स ने इस पर क्या अपने विचार रखे हैं, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक चीज आपको बता दें, भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें, भाग 4 में, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें एक आर्टिकल है 44, आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 कहता है कि भारत सरकार यह प्रयास करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। भारत सरकार यह प्रयास करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे भारतीय क्षेत्र में लागू किया जाए। अब चूंकि जो डीपीएसपी है ये बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे कि हम सारी जो व्यवस्थाएं अपने देश में करना चाहते हैं उसको कर पाएं। तो हमने 2 प्रकार के अधिकार दिए। एक तो मौलिक अधिकार दिया कि जिनके बिना काम नहीं चलना है, यानी कि जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको हमने भाग 3 में रख दिया। जैसे समानता का अधिकार है, जो है बोलने का अधिकार है, काम वगैरह करने, धार्मिक स्वतंत्रता, इन सब अधिकारों को, शिक्षा का अधिकार है, इनको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया क्योंकि ये बहुत ही जरूरी थे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत जरूरी नहीं थी, उस वक्त उनके बिना काम चल सकता था, तो उन्हें डीपीएसपी में डाल दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। और इसलिए कि ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्टिव बताएंगी सरकार को कि आपको ये करना चाहिए। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको नया जन्म दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान कहता है कि इसको करो, भारतीय संविधान कहता है, और कब से कह रहा है, जब से लागू हुआ है 1950 से। हर प्रधानमंत्री से, हर मुख्यमंत्री से कह रहा है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो इसे लागू करिए। ये भारतीय संविधान कह रहा है कि पूरे भारतीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रकार का सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कानून है। भारत में आपको कई ऐसे धर्मनिरपेक्ष लोग मिल जाएंगे जिनका एजेंडा आपको समझ में नहीं आएगा, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन सेकुलरिस्ट से कि क्या दिक्कत है इसमें। आप तो हमेशा कहते हैं कि धर्म को नहीं देखना है, इंसान को देखना। मैं भी कह रहा हूं इंसान को देखना है, धर्म को कहां देखना है। सभी इंसान के लिए एक कानून हो, इसमें क्या गलत है। हमारा संविधान भी कहता है वी आर द पीपुल ऑफ द इंडिया। कहते हैं ना, खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हम ही संविधान है, हमसे ही संविधान है और सबके लिए संविधान का कानून समान होना चाहिए। तो संविधान कह रहा है कि करो। तो मुझे लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जो लोग इस भ्रम में हैं कि इसके आने से किसी की धार्मिक व्यवस्था में कोई असर पड़ेगा, तो वो भ्रम में है, उस भ्रम को दूर करिए आप, क्योंकि इससे किसी के धार्मिक व्यवस्था में कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। ये जरूरी है मानवता के लिए, ये जरूरी है समानता के लिए। क्यों? महिला हो पुरुष हो, उसको समान अधिकार मिले अपने पैतृक संपत्ति में, इसमें क्या दिक्कत है। अगर हम अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव कह रहे हैं, तो इसका विरोध हमें क्यों करना। इसलिए जरूरी यह है कि इसका सपोर्ट बौद्धिक वर्ग जो है वो करे। हम जैसे अध्यापक, आप जैसे एस्पायरेंट इसके सपोर्ट में आए, और जो लोग इस चीज को नहीं जानते उन्हें समझाएं कि इसके फायदे हैं, समाज में एक रूपता, समानता देखने को मिलेगी। अच्छा, अब यहां पर लॉ कमीशन ने 2018 में अपना एक सुझाव दिया। 2018 में लॉ कमीशन ने एक सुझाव दिया, और सुझाव में लॉ कमीशन का वो जो सुझाव है वो बचता नजर आया। वो कह रहा है कि ना तो इसकी जरूरत है भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना जरूरत है और ना ऐसा करना चाहिए। एक लाइन में सीधे सीधे कह दिया लॉ कमीशन ने कि ना तो इसकी जरूरत है और ना ही इसे करना चाहिए। अब इसके पीछे जो उन्होंने लॉजिक दिया वो ये दिया कि चूंकि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, विविधता बहुत ज़्यादा है,
तो विविधता में आप अगर एक रूपता लाने का प्रयास करेंगे तो इसका नुकसान होगा। ये उनका तर्क है। इस तर्क पर विचार हो सकता है, बात हो सकती है, लेकिन इसको बिल्कुल खारिज कर देना, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी आदि के बनाए गए संविधान पर सवाल खड़ा करना नहीं है क्या? उन्होंने कुछ सोच करके इसको रखा है संविधान में, और ये जरूरी भी है। तो लॉ कमीशन भले ही कह रहा है, लेकिन वहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्तमान समाज की आवश्यकता है, जरूरत है, होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्तमान समाज और या कोई भी प्रोग्रेसिव समाज हो तो वहां पर कानून में समानता होनी चाहिए। आज भी आपको हलाला के केस देखने को मिलते हैं। समझते हैं क्या है ये एक प्रकार का ऐसा कानून है जिसमें महिला को बंदी जैसा उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। एक प्रोडक्ट बना दिया गया है कि हमारा जब तक मर्जी होगा हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे, और उसके बाद में कोई और उनको इस्तेमाल करेगा, फिर मेरा मन होगा तो मैं कर लूंगा, हलाला करवा दूंगा। ये क्या है? कैसे आधुनिक हैं आप? ऐसी आधुनिकता अगर आप जो है इसको आप आधुनिक मानते हैं तो ये आधुनिकता नहीं है, ये आपके दिमाग का एक तरीके से संकीर्ण रूप है। और मैं कहता हूं कि हर समाज में, हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां हैं और उस कमियों को रिफॉर्म के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। व्हाट अबाउट सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सबको दूर किया गया ना। हिंदू धर्म में ही था, सती प्रथा था कि अगर किसी का पति मर गया तो उसकी पत्नी को भी साथ में जला दो। क्या सही था? गलत था। उसको स्वीकार किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया। तो अगर ऐसे रिफॉर्म हो रहे हैं जिससे मानवता बेहतर हो रही है तो उसमें क्या गलत है? ये जरूरी है और ये होना चाहिए। हमारा संविधान भी इस बात को कहता है कि भारत सरकार को पूरे भारत क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। तो ये उत्तराखंड सरकार का ड्राफ्ट जो है बनने जा रहा है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अब हो सकता है कि इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर ऐसे बिल आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आपकी राय इस पर क्या है। ये लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? और सिर्फ हवाबाजी नहीं, तर्क के साथ कि क्यों नहीं लागू होना चाहिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।